Welcome my all viewers on my channel Easy English NCERT Learning with Chandrapal. This video is for those students who are still in their 9th, 10th, 11th and 12th class, okay, and they want to go in Indian Army, means they want to clear NDA examination. Government has also sent instructions to all the principals to motivate the students for going in army to serve the nations, especially the rural background children who have more endurability, who can endure very tough कंडीशंस। तो बच्चों, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सेना में जाकर के भारत की सेना के अंदर देश को सर्व करना चाहते हैं, और स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, गर्ल्स के लिए, जो कि भारत के अंदर भारत की सेना में जाकर के भारत की सेवा करना चाहती हैं। क्योंकि पिछले साल से गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए भी सेना में जाने का जो ऑप्शन है वो खुल चुका है। वो सेकंड लेफ्टिनेंट प्लस टू पास करने के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट है, वो बन करके सेना में जा कर के सेना ज्वाइन कर सकती हैं, और बहुत अच्छी पोस्ट होती है सेकंड लेफ्टिनेंट की। वीडियो में आगे चल कर के मैं आपको जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का और जो इंटरव्यू का पैटर्न होता है उसके बारे में भी बात करूँगा। इसके अंदर मुख्य रूप से 2 एग्ज़ाम होंगे। देयर आर 2 एग्ज़ाम्स, ओके। Actually, science, arts and commerce, all students appear in this exam, but it is very easy for science non-medical students, because one paper is on mathematics, okay. This paper is of 300 मार्क्स, ओके। ये पेपर है वो 300 मार्क्स का मैथ का होता है, और उसके बाद आपका 600 मार्क्स का एक इंग्लिश का और जर्नल नॉलेज का पेपर होता है, जिसके अंदर 600 मार्क्स होते हैं और 150 क्वेश्चन होते हैं, ओके। 150 क्वेश्चन होते हैं आपके सेकंड पेपर के अंदर। और सेकंड पेपर के अंदर जो इंग्लिश पार्ट है उसको मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। यू विल कम टू नो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ओके। और मैं आपको बताऊं कि जो पेपर आपका सेकंड पेपर होता है उसके अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 600 मार्क्स के होंगे। और इंग्लिश के अंदर बेसिकली इस साल का जो पेपर अभी 2-3 महीने पहले हुआ था, उसके अंदर सिनोनिम पूछे हुए हैं, कि सेम वर्ड वाले मीनिंग्स पूछे हुए हैं। उसके बाद में स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन हैं। उसके बाद में एंटोनियम्स भी पूछे हुए हैं। उसके बाद में ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के ऊपर क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं। और उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर है वो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इंग्लिश का पेपर किस प्रकार का है, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो मेरे पास इस एग्ज़ाम की जो सी कोड है, मेरे पास सी कोड है वो है, मैं उसको डिस्कस करूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं सीधा ही। क्या है? डायरेक्शंस, ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस विद एन अंडरलाइंड वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स A, B, C and D. Select the option that is nearest to the meaning. Nearest to the meaning का मतलब सिनोनिम से होता है, सेम अर्थ वाले वर्ड से होता है। To be underlined word and mark your response in your answer sheet accordingly. फर्स्ट क्वेश्चन है, he is essential a low brow person. अब इसके अंदर लो ब्रो को अंडरलाइन किया हुआ है। आपने लो ब्रो पर्सन का जो सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है। ए ऑप्शन है कोरस, सेकंड है प्राउड, थर्ड है पैशनेट एंड डी है पैथेंटिक, ओके। डी है पैथेंटिक। तो इसके अंदर जो आपको मैं बताऊं कि एक ईडियम होता है लो ब्रो पर्सन एंड हाई ब्रो पर्सन। हाई ब्रो पर्सन वो पर्सन होता है जो कि इंटेलेक्चुअल टाइप, बुद्धिमान टाइप होता है, और लो ब्रो पर्सन होता है जो रफ होता है, जो कोरस होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ए हमारा है वो राइट आंसर होगा।
फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा जो आंसर है वो ए राइट होगा। अब बी क्वेश्चन पर आते हैं। हिज नोस्टोलजिया इज डीप। अब नोस्टोलजिया वर्ड है, ये लॉन्गिंग के लिए आता है। ये वर्ड आपका 10th क्लास के अंदर ए बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर है, उसमें से भी नोस्टैल्जिक वर्ड है वो आया हुआ है। तो नोस्टैल्जिया इज डीप। ओके, इसके अंदर जो ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट ए ऑप्शन है वो एक्साइटमेंट, बी लॉन्गिंग, सी हैप्पीनेस, डी एबिलिटी। तो इसके अंदर राइट आंसर जो हमारा होगा वो बी होगा। नोस्टैल्जिया मीन्स लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब इच्छा होता है। थर्ड, हिज ट्रुएंसी इज डिटर्मिनल। थर्ड है हिज ट्रुएंसी इज डिटर्मिनल। ट्रुएंसी को अंडरलाइन किया हुआ है। अब ट्रुएंसी का मीनिंग आपको बताना है। लॉयल्टी वफादारी होता है, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी होता है, और डी ऑप्शन ऑनेस्टी है, और सी ऑप्शन ऑनेस्टी, डी ऑप्शन है वो एब्सेंटिज्म। अब ट्रुएंसी का मतलब एब्सेंटिज्म से होता है। अब यहाँ पर डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आएगा। फोर्थ ऑप्शन है हमारा ही इज ए मेलफिसेंट पर्सन। ओके, मेलफिसेंट वर्ड अंडरलाइन है और आपको इसका मीनिंग बताना है। मेलफिसेंट का मतलब कोजिंग हार्म एंड डिस्ट्रक्शन टू अदर। जो व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाता है उसको मेलफिसेंट बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जनरस। जनरस का मीनिंग काइंड होता है, कनिंग। ओके, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। क्रिमिनल, एंड डी ऑप्शन है वो फ्रेंडली है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो सी वाला करेक्ट होगा। मेलफिसेंट मीन्स क्रिमिनल। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। हिज सोलिमिटी इज सेलिब्रेटेड। हिज सोलिमिटी इज सेलिब्रेटेड। सोलिमिटी वर्ड है वो अंडरलाइन किया हुआ है। अब इसके अंदर आपको आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीड, सेकंड डिजायर, थर्ड ट्रस्ट, एंड फोर्थ इज डिग्निटी। सोलिमिटी का मतलब डिग्निटी से होता है। ओके, यानी कि धार्मिक क्रिया से या गंभीरता से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन पर आते हैं। हिज बाउंटी इज लिमिटलेस। ओके, बाउंटी वर्ड है वो एक प्रकार से रिवार्ड के लिए या प्रीमियम के लिए, डोनेशन के लिए, इंसेंटिव के लिए या बोनस के लिए आता है। अब बेनेवलेंस फर्स्ट, सेकंड ग्लैंट्री, थर्ड निपोटिज्म, फोर्थ चिलवेरी। अब यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है। ओके, बी ऑप्शन है वो 6 के अंदर करेक्ट है। अब 7th क्वेश्चन पर आते हैं। द होलोकॉस्ट वाज एक्सपीरियंस्ड बाय मिलियन। ओके, होलोकॉस्ट वाज एक्सपीरियंस्ड बाय मिलियन। होलोकॉस्ट का आपको मीनिंग बताना है। सेलिब्रेशन, डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड ब्यूटीफुल। यहाँ पर हमारा जो होलोकॉस्ट एक डिस्ट्रक्शन होता है, डिजास्टर जिसको बोल सकते हो, प्रलय जिसको बोल देते हो आप हिंदी में। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 7th में बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब 8th क्वेश्चन पर आते हैं। हिज अवर्शन इज नॉन टू ऑल। अब ये अवर्शन वर्ड है, ये +2 क्लास का जो चैप्टर डीप वाटर है वहाँ पर भी आया हुआ है। अवर्शन एक प्रकार से रिपल्शन होता है, ठीक है, अवर्शन। ओके, जिससे हमें दुश्मनी होती है या हॉस्टिलिटी होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हॉस्पिटैलिटी, सेकंड हॉस्टिलिटी, थर्ड इज ह्यूमिलिटी एंड डी इज हम्बलनेस। तो यहाँ पर अवर्शन का मतलब दुश्मनी होता है, तो यहाँ पर हॉस्टिलिटी वर्ड है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 9 इज टू बी एबल टू डिसिफर समथिंग इज वंडरफुल। ओके, किसी चीज़ को डिसिफर करना, ठीक है, किसी वर्ड को डिसिफर करना। डिसिफर को हम एक प्रकार से कोडिंग से भी हम लेते हैं इसका मीनिंग, इन कोडिंग। तो ए ऑप्शन डिकोड्स, बी इन कोड, सी इज स्टिमुलेट एंड डी इज एनिमेट। तो हेयर बी इज द करेक्ट आंसर, डिसिफर। ओके, डिसिफर मीन्स टू इनकोड a word or a sentence। लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर। इट इज़ opportune time to think about investment in the real estate sector। opportune का आपको सिनोनिम बताना है, सेम वर्ड वाला मीनिंग बताना है। ऑनररी, सेकंड एप्रोप्रिएट, बी इज डिफिकल्ट एंड सी इज डिफिकल्ट, डी इज अनसुटेबल। तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा, अपॉर्चून मीन्स एप्रोप्रिएट टाइम होता है,
ठीक है, एप्ट और अप्रोप्रिएट और राइट टाइम, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आपका मैंने सिनोनिम पार्ट है वो सोल्व किया है। इसके अंदर 10 क्वेश्चंस हैं, तो सिनोनिम्स के ऊपर आपको मास्टरी करनी होगी। जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं किसी भी क्लास के अंदर, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है। आपको यू हैव टू इनलार्ज योर वोकेबुलरी, सो always keep a dictionary, okay, whenever new word is coming you should try to find out the words of meanings of different words that you are reading every day in your everyday life। अब हम next part की तरफ चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है, जो सेकंड लेफ्टिनेंट बच्चे बनते हैं, उनकी सैलरी ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास शुरू होती है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी आज के दिनों में कही जाएगी। ओके, एक टीचर जो पीजीटी होता है उसकी सैलरी अब लगभग 70,000 आज के हिसाब से बनती है। लेकिन ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिलती है उनको, ठीक है, जो आर्मी के अंदर सर्व करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, स्पॉटिंग एरर्स। ईच आइटम क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, डायरेक्शन ऐसे दी हुई है। ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज़ ए सेंटेंस विद 3 अंडरलाइंड पार्ट्स लेबल्ड ए बी सी। इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं वो दिए गए हैं। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर इन एनी अंडरलाइन पार्ट। आपने बताना है कि किस पार्ट के अंदर मिस्टेक की गई है। इंडिकेट योर रिस्पॉन्स इन द आंसर शीट अगेंस्ट कॉरस्पॉन्डिंग लेटर, दैट इज ए बी सी एंड डी, एंड इफ यू फाइंड नो एरर योर रिस्पॉन्स शुड बी इंडिकेटेड एज डी। और अगर आपका कोई भी किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो आपको क्या है कि डी है वो आपका आंसर होगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपका 1/3 जो मार्क है वो लेस हो जाता है। डायरेक्शंस के अंदर ये बातें दी गई हैं। ओके, इसमें दिया गया है इफ़ ए कैंडिडेट गिव्स there are 4 alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, 1/3 of the mark assigned to that question will be deducted as penalty। तो पेनल्टी के तौर पर 1/3 मार्क्स से वो कट जाएगा। तो इसलिए आपको बड़े ध्यान से इनके जवाब देने होंगे। जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा उसको आपको छोड़ देना चाहिए। अब 11th क्वेश्चन पर आते हैं। नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन starts on April every year। ओके, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। अब क्या है कि नर्सरी, अगर आप इसको आराम से पढ़ोगे, ओके, केयरफुली पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो आपको एरर है वो मिल जाएगा। ये टेंसेस की ज़्यादातर मिस्टेक्स होती हैं, कंजंक्शन के अंदर प्रॉब्लम होती है, आर्टिकल की मिस्टेक होती है, वर्ब्स की मिस्टेक होती है, प्रेपोजिशंस की मिस्टेक होती है। तो ये जो बेसिक ग्रामर के टॉपिक्स हैं इनको आपको बड़े ध्यान से करना होगा क्लासेस के अंदर। क्या है? नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन। अब देखो नर्सरी क्लासेस है, इसके साथ स्टार्ट्स नहीं हो सकता, इसके साथ स्टार्ट ही आएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन आ गया, एक तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सी पार्ट के अंदर मिस्टेक है। नर्सरी क्लासेस जो राइट सेंटेंस बनेगा ये ऐसे बनेगा, नर्सरी क्लासेस फॉर चिल्ड्रन स्टार्ट ऑन अप्रैल एवरी ईयर। ओके, तो सी पार्ट है उसके अंदर मिस्टेक है, सी आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब 12th पर चलते हैं। द पोल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन अवर सिटी एंड बिकम्स ए ब्रेथ हैजार्ड। हैजार्ड क्या होता है? डेंजर होता है। पोल्यूशन प्रॉब्लम है वो हमारे सिटी में बहुत हाई है और वो हमारे लिए खतरा बन चुकी है। तो इसके अंदर सी पार्ट के अंदर मिस्टेक है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए। ओके, हैज़ बिकम आना चाहिए, बिकम्स है वो नहीं होगा। ओके, क्योंकि पोल्यूशन है वो हमारी सिटी में हो चुका है, ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है और वो हमारी सेहत के लिए खतरा हो चुका है, ऐसे हम बोलेंगे। द पोल्यूशन लेवल इज़ वेरी हाई इन अवर सिटी एंड हैज़ बिकम ए हेल्थ हैजार्ड। अब हम 13th पर चलते हैं। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी विद multiple ethnic and social groups। okay, India is a country of linguistic and cultural diversity with multiple ethnic and social groups। okay, इस क्वेश्चन के अंदर एरर नहीं है, इसके अंदर डी आंसर है वो आएगा क्योंकि कोई भी एरर है इसके अंदर नहीं है।
अब क्या है कि 14th क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द लैप्स रेट इफेक्ट द टेंडेंसी ऑफ एयर टू राइज? ओके, व्हाई डज द लैप्स रेट इफेक्ट द टेंडेंसी ऑफ एयर टू राइज? फोर्थ पार्ट में नो एरर दिया हुआ है, तो यहाँ पर बी पार्ट के अंदर मिस्टेक है। ये इफेक्ट वर्ड है, ये इफेक्ट वर्ड की जगह इफेक्ट ए डबल एफ ई सी टी इफेक्ट एज ए वर्ब आएगा, ना कि ये एज ए नाउन आए। तो यहाँ पर बी पार्ट के अंदर मिस्टेक है। अब 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द thorax is the upper part of our body from neck down to the bottom of the ribs and diaphragm. ओके, इसको दोबारा से पढ़ता हूं मैं। Thorax is the upper part of your body from the neck down to the bottom of the rib and diaphragm. अब देखो, रिब से पहले द आर्टिकल लगाया हुआ है, थोरैक्स पार्ट ऑफ बॉडी है, शरीर का अंग है, उससे पहले दा लगाया हुआ है, लेकिन डायाफ्रागम जो होता है, डायाफ्रागम जो होता है उससे पहले डायाफ्राम जो वर्ड है उससे पहले द आर्टिकल नहीं लगाया गया, इसलिए सी पार्ट के अंदर ही आर्टिकल की मिस्टेक है, इसलिए सी ही हमारा राइट आंसर है। अब 16 की तरफ चलते हैं। द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैव सेल्डम बीन सीरियसली स्टडीड आउटसाइड इंडिया। ओके, अब देखो इसके अंदर भी टेंस की मिस्टेक है। हमारा जो बी पार्ट है उसके अंदर मिस्टेक है। द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैज सेल्डम। ओके, हैव की जगह हैज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के साथ हैज आना चाहिए। ओके, सेल्डम बीन सीरियसली स्टडीड आउटसाइड इंडिया। जो एस्ट्रोलॉजी खगोल शास्त्र होता है उसके जो प्रैक्टिकल यूजेज हैं वो कभी कभार ही बाहर इंडिया के बाहर है वो स्टडी किए गए हैं। तो हमारे बी पार्ट के अंदर मिस्टेक है, बी हमारा राइट आंसर है। 17 के अंदर आते हैं। शी कलेक्टेड सम आर्मफुल ऑफ मेडिसिन्स एंड poured them डाउन ए ड्रेन। उसने कुछ मेडिसिन ली और उनको नाले के अंदर वो डाल दिया गया। ओके, यहाँ पर जो प्रेपोजिशन की मिस्टेक है वो आ रही है, सी पार्ट के अंदर मिस्टेक आ रही है। डाउन की जगह पर इनटू आना चाहिए, क्योंकि उसने कोई भी चीज़ हम जब बाहर से डालते हैं तो वो उसके लिए इनटू हम प्रेपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, डाउन प्रेपोजिशन नहीं आएगा। शी कलेक्टेड सम आर्मफुल ऑफ मेडिसिन एंड poured them into a drain। ओके, डाउन नहीं आएगा, into a drain आएगा। 18 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन मैनी कंट्रीज द यूनाइटेड नेशंस और अदर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड पीस मेकिंग फोर्सेस आर ट्राइंग टू कीप पीस। ओके, कीप द पीस, दी पीस दिया हुआ है, यहाँ पर सी पार्ट के अंदर है वो मिस्टेक है। जो पीस है वो एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम कभी भी द आर्टिकल नहीं लगाते, जीरो आर्टिकल लगाते हैं। यहाँ पर सी पार्ट में मिस्टेक है, तो यहाँ पर सी है वो हमारा राइट आंसर है। इन मैनी कंट्रीज द यूनाइटेड नेशन और अदर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड पीस मेकिंग फोर्सेस आर ट्राइंग टू कीप पीस। 19th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्ली सिटीज rely on food and water from the surrounding countryside, but today's city often depend on distant sources. Okay, early cities relied on। okay, early city रिले ऑन नहीं होगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो हमें पास्ट फॉर्म है वो लगाना पड़ेगा। ए पार्ट के अंदर मिस्टेक है। अर्ली सिटी रिलाइड, RELIED, रिलाइड ऑन फूड एंड वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग कंट्री साइड, बट टुडे सिटीज ऑफन डिपेंड ऑन डिस्टेंट सोर्सेज। अब लास्ट क्वेश्चन है, एरर डिटेक्शन वाला पार्ट है। ओके, स्पॉटिंग एरर वाला। क्लाइमेट चेंज whether it is natural or human induced is stressful for the people। ओके, स्ट्रेसफुल फॉर द पीपल। जो क्लाइमेट चेंज है चाहे वो नेचुरल है या ह्यूमन
के द्वारा बनाया गया है वो हमारे लिए तनावपूर्ण है। अब स्ट्रेसफुल के साथ टू द पीपल आना चाहिए, फॉर द पीपल नहीं आना चाहिए। स्ट्रेसफुल के साथ टू प्रपोजिशन आएगा, इसलिए सी है वो हमारा राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर 21 to 30 क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। ओके, इसके अंदर 50 क्वेश्चन है इस पार्ट के इंग्लिश पूरे पार्ट के अंदर। ओके, 31 से 50 तक क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट, वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी है, वो लंबी वीडियो थोड़ा बोरिंग हो जाती है। तो बच्चों, आपको अगर एनडीए के अंदर ज्वाइन करना है तो आपको अपने मैथमेटिक्स को, अपने जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना होगा। साइंस के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और इंग्लिश तो वाइटल है ही, ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर लगभग 400 फीमेल कैंडिडेट्स की हर ईयर सिलेक्शन होती है, और आपका जो इंटरव्यू होता है वो भी यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। ओके, और इंटरव्यू जो होता है वो भी 900 ही मार्क्स का होता है। तो टेस्ट प्लस जो आपका इंटरव्यू होता है, जो कि टोटल 1800 मार्क्स बनते हैं, उसमें जो मेरिट में बच्चे आते हैं उनकी सिलेक्शन है वो हो जाती है। तो हम सेकंड थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो कि अपोजिट इन मीनिंग एंटोनियम्स के क्वेश्चन हैं उनको करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिज ओपिनियन इज लॉपसाइडेड। अब लॉपसाइडेड वर्ड है, उसका आपको अपोजिट बताना है। जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं ए पार्शियल, सेकंड बी क्रुक्ड, सी है वो अनइक्वल एंड डी है वो बैलेंस्ड है। तो लॉपसाइडेड वो होता है जो एक साइड की तरफ झुका हुआ होता है, लेकिन जो बैलेंस वर्ड है ये इसका एग्जैक्टली अपोजिट है, संतुलित होता है। तो डी है वो हमारा राइट आंसर है। 22 की तरफ आते हैं, हिज वर्क इज प्रेज वर्दी। प्रेज वर्दी है वो प्रशंसनीय होता है। ओके, दैट डिजर्व प्रेज, जो प्रेज डिजर्व कर रहा हो। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, एडमिरेबल, बी कंडीमेबल, सी कमेंडेबल एंड डी इज क्रेडिटेबल। तो इसके अंदर कंडेमेबल, ओके, कंडेमेबल जो कि बी ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 23 की तरफ चलते हैं, हिज डीड हैड रेट्रोगेट रिजल्ट। हिज डीड हैज रेट्रोगेट रिजल्ट। ओके, रेट्रोगेट का जो अपोजिट है वो आपको बताना है, प्रोग्रेसिव, नेगेटिव, रिट्रीटिंग एंड रिवर्स। तो इसके अंदर जो हमारा रेट्रोगेट का जो मीनिंग होता है वो होता है एक प्रकार से गिरा हुआ, ओके, या बिल्कुल भद्दा या डीजनरेटेड, फालन या ड्रॉप्ड कह सकते हैं। तो इसका जो अपोजिट होगा वो प्रोग्रेसिव होगा। तो ए है वो इसके अंदर हमारा राइट आंसर है। आगे, ही ऑलवेज ऑफर पैल्पेटेबल सोल्यूशन। ओके, ही ऑलवेज ऑफर पैल्पेटेबल सोल्यूशन। अब इसके अंदर ऑप्शन है एक्सेप्टेबल, एग्रीएबल, अनएग्रीएबल एंड प्लीजेंट। तो पैल्पेटेबल होता है एग्रीएबल। ओके, एग्रीएबल, तो इसका जो अपोजिट बनेगा वो अनएक्सेप्टेबल बनेगा। तो सी है वो हमारा राइट आंसर है। 25 की तरफ आते हैं, हिज व्यूज ऑन सब्जेक्ट आर माइक्रोस्कोपिक। उसके जो व्यूज हैं सब्जेक्ट के ऊपर वो बड़े ही सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक होता है। तो ऑप्शंस के अंदर दिया हुआ है, आपको माइक्रोस्कोपिक वर्ड का अपोजिट बताना है। ब्रॉड बेस्ड, माइन्यूट, माइन्यूट सूक्ष्म होता है। प्रिसाइज, प्रिसाइज बिल्कुल छोटा और संक्षिप्त होता है। फाइन बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है ब्रॉड, जो कि बड़ा होता है, ब्रॉड बेस्ड। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आएगा। 26 की तरफ आते हैं, ही ऑलवेज obtrude in his behavior towards other people. He is always obtrude in his behavior towards other people. 26 क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। तो 26 के अंदर obtrude के जो ऑप्शन में दिए गए हैं, फ्लेक्सिबल, कैलस, सी है वो इनसेंसिबल एंड डी है वो एबनॉक्शियस है। तो obtrude जो वर्ड होता है उसका जो मीनिंग होता है वो होता है वन हु रिफ्यूजेस टू चेंज इन एनी वे, स्टबर्न जिसको बोल देते हो, जिद्दी किस्म का जो व्यक्ति होता है।
तो इसका जो अपोजिट होगा वो ए होगा, फ्लेक्सिबल, जो चेंज होता है। अब 27 पर आते हैं। मोहन ऑलवेज हैड प्रफाउंड रिस्पेक्ट फॉर सोहन। प्रफाउंड वर्ड है वो बहुत एक तरह से प्रफाउंड जो वर्ड है एक इजी वर्ड है। ओके, प्रफाउंड मैंने होता है बहुत गहरा, जिसको बोल देते हो। तो ऑप्शंस में दिया गया है डीप, एक्सट्रीम, सिंसियर, सुपरफिशियल। तो यहाँ क्योंकि आपको अपोजिट बताना है, प्रफाउंड का मीनिंग डीप होता है, गहरा, इसका जो अपोजिट होगा वो डी पार्ट होगा, डी ऑप्शन होगा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, ओके, जो दिखावे का होता है। 28 क्वेश्चन पर आते हैं। वी आर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम। टर्बुलेंट टाइम, टर्बुलेंट वर्ड है वो उसको अंडरलाइन किया हुआ है। यू हैव टू टेल इट्स अपोजिट। ऑप्शंस आर डिस्ट्रक्टिव, अनस्टेबल, काम एंड स्टॉर्मी। ओके, टर्बुलेंट मीन्स ए स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस और कंफ्यूजन होता है जब हाय तौबा मची होती है। तो इसका जो अपोजिट होगा सी ऑप्शन होगा, काम। टर्बुलेंट होता है बहुत ज़्यादा एक तरह से विरोध चल रहा है किसी चीज़ का, एक तरह से स्थायित्व नहीं है, शांति नहीं है, अशांति जिसको बोल सकते हैं। तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, काम। 29 पर आते हैं। अमित इज ए डोगमेटिक पर्सन। ओके, डोगमेटिक वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है, आपको इसका अपोजिट बताना है। असर्टिव, अमेंडेबल, बोल्ड और रिजिड। ओके, रिजिड है वो सख्त होता है, बोल्ड है वो कर्जियस होता है, साहसी। असर्टिव जो दूसरों को असर्ट कर सके, मना सके। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो हमारा डोगमेटिक का मतलब होता है पर्सन हु इज वेरी द पर्सन हु इज वेरी वेरी डिटरमिन्ड पर्सन। ओके, और यू कैन से जो कट्टर किस्म का इंसान होता है उसको हम बोलते हैं डोगमेटिक। तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है यहाँ पर। अमेंडेबल जो बदलता है उसको अमेंडेबल बोलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं, बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो है वो लंबी होने जा रही है। 20 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सचिन इज ए वेरी फिकल इन हिज बिहेवियर। ओके, सचिन इज वेरी फिकल इन हिज बिहेवियर। आपको फिकल का मीनिंग बताना है। फिकल का मतलब फिकल माइंडेड पर्सन, आपने वर्ड है वो सुना होगा। फिकल माइंडेड पर्सन वो लोग होते हैं जो एक प्रकार से स्टेबल नहीं होते, ठीक है, जिनका दिमाग, जो फेथफुल नहीं होते, वफादार नहीं होते। तो क्या है ऑप्शन में, स्टेबल, कैप्रिशियस, मर्कुरियस, मर्कुरियस मरकरी से बना है जो बदलता रहता है हमेशा ही, वेलिकेटिंग। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आएगा वो स्टेबल होगा, जो स्थिर होता है। तो ये स्टूडेंट आई हैव सॉल्व्ड English part. Okay, English part I have solved more than half. Rest of the part, rest of the questions of this NDA exam I will solve in my next video. कैसी वीडियो लगी है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।